हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन इंस्टीट्यूट। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं कि वाई डॉटर्स आर स्टिल व्यूड एज अ बर्डन। देखिए, आज हम जो केस डिस्कस करेंगे ना, वो हमारे समाज के एक अगली ट्रुथ को दिखाता है। हम सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को चाहिए ही नहीं। आज भी इंडिया में न जाने ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ बेटी होते ही उसको मार देते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ी सी साइंस पढ़ लेना तो हमें पता चल जाएगा कि जो औरत के गर्भ में बच्चा होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये औरत के हाथ में नहीं होता है। कितनी अजीब बात है कि हम एक देवी की पूजा करते हैं लेकिन उसी से बेटा मांगते हैं, क्योंकि बेटियां तो बर्डन होती है ना, इसीलिए शायद। चलिए हम इस केस पे चलते हैं और इस केस को डिस्कस करते हैं। इस केस के थोड़े से फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस में एक निशी नाम की लड़की होती है जो प्रेग्नेंट होती है और उसकी ऑलरेडी 3 बेटियां होती हैं। उसका हस्बैंड उसकी 4th डिलीवरी में, उसके 4th कंसीव, जब उसका चौथा बच्चा कंसीव हो जाता है तो वो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराता है, जो कि हमारा इंडिया में इलीगल है, जिसमें ये पता चलता है कि जो चौथा बच्चा होने वाला है ना, वो भी एक बेटी है। उसकी सास इस बात से नाखुश होती है और अपने बेटे को कहती है कि इसको बोल या तो टैबलेट्स खाए और इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, नहीं तो उसको गोली मार दे। अब इस बात से जो उसका हस्बैंड है, निशी का हस्बैंड राहुल, वो उसको गोली मार देता है। अब ये सब होते हुए उसकी 9 साल की बेटी ये देख रही होती है, सृष्टि। सृष्टि क्या करती है, अपने मामा को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि पापा ने मम्मा को गोली मार दी है। अब इसी बेसिस पे FIR होती है और फिर आगे का केस होता है। चलिए अब आगे का केस समझ लेते हैं। नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो नीरज कुमार है ये निशी का भाई होता है, जो उसके मरने के बाद, जब उसको गोली मार देते हैं उसके बाद वो FIR दर्ज कराता है। कहाँ कराता है? सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में। अब थोड़ा सा हम ग्राफ समझते हैं इसका। देखिए, इस केस में जब निशी को गोली मारते हैं उस दिन डेट होती है 25 मार्च 2021। 25 मार्च को पुलिस उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। पुलिस ऑफिसर किस में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं? सेक्शन 161 ऑफ CRPC। तो 25 मार्च को उसकी पहली स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है निशी की, जिसमें वो कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसको गोली मारी है। फिर पुलिस को अपनी दूसरी स्टेटमेंट देती है, जो कि रिकॉर्ड होती है 18 अप्रैल को, जिसमें वो बाकी 3 लोगों का और नाम लेती है, जिसमें लड़के की माँ होती है, उसका भाई होता है और उसका जीजा शामिल होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड कराती है। फिर 15 मई को निशी की डेथ हो जाती है और फिर 16 जुलाई को पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है, जिसके अंदर वो उसके सिर्फ हस्बैंड को इम्प्लीकेट करती है और बाकी उन 3 लोगों को नहीं इम्प्लीकेट करती, जो निशी ने अपनी दूसरी स्टेटमेंट में बताया होता है। तो अब क्या होता है, जब चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट में सिर्फ हस्बैंड को इम्प्लीकेट किया होता है, तो निशी का भाई नीरज फाइल करता है सेक्शन 319 CRPC में एक एप्लीकेशन, जिसमें वो चाहता है कि बाकी के 3 लोग भी इम्प्लीकेट हो जाएं। अब सेक्शन 319 का इतना सा रोल है कि मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है और उसने सिर्फ एक अक्यूज्ड का नाम लिया है, लेकिन बाद में जज को ट्रायल के दौरान और जो विटनेसेस है उनको एग्जामिन करने के बाद या फिर किसी भी और एविडेंस से ये लगता है कि किसी और अक्यूज्ड का भी इसके अंदर हाथ है, तो उस केस में जो जज है वो उस अक्यूज्ड को समन भेज सकती है और ट्रायल में इम्प्लीकेट कर सकती है। तो सेक्शन 319 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है जज के पास।
तो इस केस में क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट के पास वो जाते हैं कि भाई ये 3 लोगों को भी आप इसमें शामिल करिए, ये भी शामिल थे, उसकी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट क्या करता है, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, 319 के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, ये बोलते हुए कि ये जो पहली 2 स्टेटमेंट्स है इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मान सकते, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम बीत गया है उसकी डेथ में और इन स्टेटमेंट्स में। तो हाई कोर्ट भी इसलिए इसको रिजेक्ट कर देती है। अब फिर ये मैटर पहुंचता है आपका सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें पलट जाती हैं। चलिए आगे हम केस को पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे। देखिए ये आपके फैक्ट्स हैं, जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई, ये सारे फैक्ट्स आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें इशू क्या था, वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द डिसीज्ड मतलब निशी अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC बिफोर डेथ and the minor daughter testimony and other evidences could be the basis of summoning additional accused under section 319 of CRPC। तो आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। The court held that a statement recorded under section 161 of CRPC by a person who dies can be treated as a dying declaration under section 32 of the Indian Evidence Act even if there was a lapse of time between the recording of the statement and the death। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए टाइम भी है बीच में, तब भी आप जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए क्या होता है, हम मूवीज़ देखते हैं, मूवी में क्या होता है कि मरते वक्त जो स्टेटमेंट दिए ना वही डाइंग डिक्लेरेशन हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। तो कोर्ट यही कह रहा है कि अगर हम सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो ये स्टेटमेंट्स है जो उसने मरने से पहले दी है, ये स्टेटमेंट्स भी डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट करी जाएंगी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके माइंड में ये हो कि अब वो मरने ही वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है और बताया है कि एक टाइम भी हो जाए, अगर एक गैप भी है बीच में स्टेटमेंट देने के और उसके मरने के बीच में अगर गैप भी है, तब भी हम उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कोर्ट reiterated that the correct standard for summoning additional accused under section 319 of CRPC. The court must see if there is a prima facie case, but it must not conduct a mini trial। जैसे हाई कोर्ट ने क्या किया था, मिनी ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि जब हम 319 की एप्लीकेशन देखते हैं तो बस हमें ये देखना होता है कि क्या इसमें कोई ऐसा पर्सन है जो अक्यूज बनाया जा सकता है, ऐसा कोई सबूत लग रहा है। विटनेसेस की जो विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन हुआ है उससे पता चल रहा है कि कोई और इसके अंदर किसी और का हाथ है, बस इतना जज करना होता है। जब 319 की एप्लीकेशन कोर्ट देख रहा होता है उसको एक मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं करना होता है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि मिनी ट्रायल नहीं करना आपको। At the stage of deciding the application under section 319 CRPC, the court is not required to test the credibility or weight the probative value of the evidences as would be done at the end of the trial for determining the conviction or otherwise of the accused. What the court has to consider at this stage is whether the material on record reasonably indicate involvement of the proposed accused so as to exercise the extraordinary power।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सेक्शन 319 CRPC एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है जज के पास। मतलब जज सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप से भी ये पावर एक्सरसाइज करके किसी इंसान को जो लग रहा है अक्यूज है उसको केस में इम्प्लीकेट कर सकती है और उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू कर सकती है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज द टेस्टिमनी ऑफ द माइनर डॉटर PW2 who heard the firing and empty cartridges on the ground along with other material including deceased statement and PW1, ये टेस्टिमनी PW1 इसके अंदर नीरज ही है जो उनके मामा हैं बच्ची के, was sufficient to form a prima facie case. The Supreme Court said that the lower court erred in rejecting this evidence by treating it as requiring the same standard as the final trial. Now your next point. The Supreme Court rejected the view of the courts below that the delay between incident and death rendered the statement inadmissible. कोर्ट ने यही कहा कि जो भाई स्टेटमेंट दी है उसने और जो डेथ हुई है उसके बीच में जो ये टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये नहीं कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये एडमिसिबल नहीं होंगी, ये एडमिसिबल बिल्कुल है। The bench clarified that such an approach is clearly untenable since the law does not require that a declarant at the time of making the statement be under the shadow of death or expectation that death is imminent. मतलब स्टेटमेंट देते वक्त ये माइंड में होना कि अब मृत्यु होने वाली है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इट ऑल्सो रेफर्ड, कुछ केसेस को भी रेफर किया था, इट ऑल्सो रेफर्ड टू प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग धर्मेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ MP, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जगबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ NCT of Delhi and others, reaffirming that dying declarations recorded by police can be relied upon with caution and legal safeguards. मतलब जो dying declaration पुलिस रिकॉर्ड करती है उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। The court found that High Court erred in discarding material constituting prima facie evidence indicating the respondent involvement including harassment over repeated female childbirth. उसको हरास किया जा रहा था क्योंकि चौथी बार भी वो एक बेटी को जन्म देने वाली थी। alleged sex determination जो कि टेस्ट इलीगल है फिर भी ये कराया गया, एंड इंस्टिगेशन ड्यूरिंग द इंसिडेंट, जैसे उसकी सासू माँ ने उसके बेटे को इंस्टिगेट किया था कि इसको गोली मार दे। तो इन चीज़ों पे भी रिलाई करना ज़रूरी है। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ रिवर्स कर दिया और कहा कि जो उसकी स्टेटमेंट्स है उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट करेंगे और उन बाकी तीनों लोगों को भी इस केस में इम्प्लीकेट किया और उनके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट कर दिया था। The Supreme Court held that the material on record sufficiently disclosed the private respondents' complicity and satisfied the threshold for summoning them as additional accused. मतलब एविडेंस इतने सफिशिएंट थे कि इनको एडिशनल अक्यूज बना सकते थे। The impugned order of the High Court and the trial court were set aside. The respondents were directed to appear before the trial court and the trial was ordered to be expedited. मतलब ट्रायल को वापस से स्टार्ट कर दीजिए, इनको भी इम्प्लीकेट करिए और जस्टिस दिलाइए निशी को। तो आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट केस है, सेक्शन 319 से डील करता है और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। And thank you so much for watching this video.